डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 71। ध्रुव अहाना को बहुत ही पैशनेट होकर किस कर रहा था। अहाना भी उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। ध्रुव अहाना की ओर देखकर अपनी इंटेंस भरी नज़रों से बोला, बीवी चलो लिफ्ट में रोमांस करते हैं। कहते हुए ध्रुव जैसे ही अहाना की गर्दन को चूमने को हुआ उसी वक्त लिफ्ट ओपन हो गई और अहाना अपने होश में आए और उसने जल्दी से अपना पैर ध्रुव के पैर पर दे मारा, जिससे ध्रुव झट से उससे पीछे हो गया और अहाना को घूरने लगा। अहाना उसे एक गुस्से वाला लुक देकर उसके साइड से लिफ्ट से बाहर चली गई और सीधा अग्नि के कैबिन की ओर बढ़ गई। वही ध्रुव अब उसके पीछे पूछे लगड़ाते हुए चलने लगता है। अहाना ने पैरों में हील्स पहनी हुई थी जिससे ध्रुव के पैर पर सच में बहुत जोर से लगी थी। अहाना सीधा अग्नि के कैबिन के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। वही ध्रुव जो अब उसके पीछे ही आकर खड़ा हुआ था उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने अक्षी और अग्नि एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरे कैबिन में सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। सोफे पर जो तकिए रखे थे उनसे सारे कॉटन बिखरे हुए थे। अग्नि की शर्ट पर पेन की इंक के छींटे थे। वहीं अक्षी गुस्से से उसे घूर रही थी। अहाना ये देखकर जल्दी से अंदर आए और अक्षी के पास खड़ी होकर अग्नि की ओर देखकर बोली, क्या हुआ, कैबिन की ऐसी हालत ऐसे कैसे। ध्रुव भी ये देखकर जल्दी से अंदर आता है और अग्नि की ओर देखकर कहता है, कौन सा तूफान आया था यहाँ पर या भूकंप आया था, कैबिन की ऐसी हालत कैसे हुई। अग्नि गुस्से से अक्षी को देखते हुए बोला, ये लिटिल कैट किसी तूफान भूकंप से कम है क्या। यही मेरे कैबिन में ये सुनामी लेकर आए हैं। अक्षी उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो सब आपकी गलती है मम, इन्होंने माछी को पूरी रात सोने नहीं दिया और तो और उन्हें बहुत थकाया भी। मैंने अभी माछी को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेगी क्योंकि अभी वो थकी हुई है और इस चाचू ने ही उन्हें थका दिया। जरूर बहुत काम करवाया होगा मेरी माछी से। अहाना और ध्रुव जैसे ही ये सुनते हैं दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन्हें तो अक्षरा की इस बात का मतलब अच्छे से समझ आ गया था कि अग्नि और उसने रात में क्या किया, लेकिन अब वो अक्षी को ये बात क्या ही समझाए। अहाना अक्षी की ओर देखकर बोली, प्रिंसेस तुम्हारी मासी इसलिए इतनी थक गई थी क्योंकि वो सारी रात अपने किसी केस को स्टडी कर रही थी। अक्षी अहाना की ओर देखते हुए बोली, लेकिन उन्होंने तो कहा कि तुम्हारे चाचू ने उन्हें बहुत थका दिया था। अहाना अब ध्रुव की ओर देखने लगती है। ध्रुव उसे देखकर अपने कंधे उचका देता है जैसा कह रहा हो, तुम ही बताओ, मैं कुछ नहीं कह सकता। अहाना उसे एक बार फिर अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगती है और फिर अक्षी की ओर देखकर प्यार से कहती है, अक्षी बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाचू और मासी ने रात में साथ बैठकर काम किया था इसीलिए ही मासी थक गई। अक्षी अपनी आंखें गोल घुमाकर बोली, तो फिर चाचू क्यों नहीं थके। अब तो अहाना भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी और अग्नि अब उसकी ओर देखकर बोला, देखा भाभी इसके सवाल कैसे कैसे पूछती है, अब आप ही बताओ क्या जवाब दूं इसे। जवाब नहीं दिया मैंने इसीलिए इसने मेरे कैबिन की ये हालत कर दी और मेरे कपड़ों पर भी पेन की इंक गिरा दी। अब मैं इसे बात ही नहीं करूंगा। अक्षी उसकी ओर देखकर गुस्से से बोली, तो मैं कौन सा आपकी जुबान खींचकर आपसे बोलने को कह रही हूँ, मत बोलो, अच्छी बात है, एक सिर दर्दी कम होगी। अग्नि गुस्से से बोला, तुमने मुझे सिर दर्दी कहा। अक्षी अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, ओफो, अब तो आपके कानों में भी दर्द होने लगा है जो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। अब आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास क्यों जाना जब डॉक्टर यही है। ममा आप इनका भेजा अच्छे से खोलकर देखो, कहीं उनके दिमाग के कोई वायर हिल तो नहीं गई है। उनके भेजे के पुर्जे पुर्जे निकाल कर देखो, जरूर उसमें कबाड़ा भरा होगा। अहाना अब गुस्से से बोली, अक्षी चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अक्षी जैसे ही अहाना की गुस्से भरी आवाज़ सुनती है वो 2 कदम पीछे हो जाती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अहाना उसे देखकर अब गुस्से से बोली, हर वक्त इतना बोलना अच्छा नहीं होता है। वो बड़े हैं तुमसे, चाचू है तुम्हारे, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। अभी के अभी सॉरी बोली अग्नि को। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही अक्षी अब उसकी ओर देखकर अपने कान पकड़कर अपनी रुंधी सी आवाज में बोली, सॉरी चाचू। कहते हुए भी अक्षी की आंखों में से अब आंसू आ गए थे। उसे बहुत बुरा लगा जब अहाना ने उसे डांटा
वही उसकी आंखों में आंसू देखकर अब अग्नि के चेहरे की वो स्माइल चली गई थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अब कि अहाना ने उसकी वजह से अक्षी को डांटा। वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता उससे पहले ही अक्षी अग्नि के कैबिन से भागकर ध्रुव के कैबिन की ओर चली गई। ध्रुव जब ये देखता है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अहाना अब अग्नि की ओर देखकर बोली, अग्नि आई एम सॉरी अक्षी की सारी शैतानियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी। अहाना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अग्नि बोला, नहीं भाभी आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बच्ची है, अगर वो शरारतें नहीं करेगी तो कौन करेगा। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मेरी वजह से ही आपने उसे इतना डांट दिया। आई थिंक उसे बहुत बुरा लग गया। अहाना तुरंत बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मना लूंगी उसे। बस उसे माफ़ कर देना। तुम्हारे कैबिन की ये जो हालत उसने की है उसके लिए तो मुझे उसे डांटना ही पड़ता, वरना आगे चलकर तो वो और पता नहीं क्या क्या कर देती। अभी मैं उसे देखकर आती हूँ। कहते हुए अहाना भी अग्नि के कैबिन से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही अग्नि अब खुद से बोला, मैंने भी अक्षी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, कोई बात नहीं, घर जाकर लिटिल कैट को अच्छे से मना लूंगा। कहकर अग्नि अपने कैबिन में अब एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे कैबिन को क्लीन करने के लिए कह देता है। ध्रुव कैबिन में जाकर अक्षी को देखता है जो अब आराम से उसकी चेयर पर बैठकर मुंह फुलाए बैठी थी। ध्रुव उसके पास जाकर बोला, प्रिंसेस आप अपनी मम्मी की डांट को इग्नोर करो, वो तो मुझे भी डांट देती है लेकिन मैं तो उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। तुम अपना मूड खराब मत करो, देखना अब अग्नि को मैं पनिश करूंगा। अक्षी जब ये सुनती है तो वो अपनी तिरछी नजरों से ध्रुव को देखने लगती है और कहती है, पक्का। ध्रुव उसके गाल खींचते हुए बोला, हाँ मेरा बच्चा पक्का। अक्षी जब ये सुनती है तो वो बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। ध्रुव उसे अपनी गोद में ले लेता है और अक्षी अब उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी अलसाई सी आवाज में बोली, डैडा मुझे नींद आ रही है। ध्रुव उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सो जाओ प्रिंसेस, मैं यही हूँ। अक्षी अब अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। ध्रुव ये देखकर आराम से उसके सिर को सहलाने लगता है। अहाना जब अंदर आती है तो ध्रुव उससे चुप रहने का इशारा करता है। ये देखकर अहाना अक्षी की ओर देखती है और अब सोफे पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में अक्षी सो जाती है और ध्रुव उसे अपने सीने से ही लगाए रखता है। अहाना बस उन दोनों को सोफे पर बैठी हुई देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। आज न जाने क्यों उसे अक्षित की याद आ रही थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुवी गुस्से से अपने सामने खड़े कर्ण को देख रही थी जो उसे देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था। ध्रुवी गुस्से से बोली, मुझे अपने घर जाना है। कर्ण आराम से हॉल में सोफे पर बैठकर बोला, तो जाओ, किसने रोका है। ध्रुवी एक बार फिर गुस्से से कर्ण को देखने लगती है। कल से कर्ण ने उसे अपने घर में ही कैद कर रखा था। वो उसे झूठ बोलकर लेकर आया था कि अग्नि की तबीयत खराब हो चुकी है और वो ऑफिस ले जाने की बजाय उसे अपने घर ले आया था और उसे कैद कर रखा था। ध्रुवी गुस्से से बोली, मुझे डोर का पासवर्ड बता दो, मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे ऐसे अपने घर में कैद करके नहीं रख सकते। कर्ण उसकी ओर देखकर बड़े ही प्यार से बोला, मेरी गोद में आकर बैठो। ध्रुवी गुस्से से उसे देखने लगती है लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। कर्ण ये देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने का बनाकर लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है वो जल्दी से किचन की ओर चली जाती है और गुस्से से बड़बड़ाती हुई कर्ण के लिए सैंडविच बनाने लगती है। वो गुस्से से वेजिटेबल को काट रही थी और फिर उसने स्पाइस ज्यादा ऐड कर दी। उसने वो आधा कच्चा पका सैंडविच जल्दी से तैयार किया और उसे प्लेट में रखकर कर्ण के सामने लेकर चली गई। कर्ण जब सैंडविच की शक्ल देखता है तो वो ध्रुवी को घूरने लगता है और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, अब मेरे लिए इतने प्यार से बनाकर लाए हो तो खुद ही अपने हाथों से खिला भी दो, तितली। ध्रुवी ये सुनकर गुस्से से बोली, खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। कर्ण उसे अपनी हसरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, जाएंगी तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना यही रहेंगे, और तुम्हें घर जाना है या नहीं। अगर जाना है तो जल्दी आओ, मेरी गोद में बैठकर मुझे अपने प्यारे हाथों से सैंडविच खिलाओ। ध्रुवी को और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। वो मुंह बनाते हुए कर्ण की गोद में बैठ जाती है और उसके सामने प्लेट कर देती है लेकिन कर्ण को अपने हाथ से खिलाती नहीं है। कर्ण अपनी जुनून भरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला, उस चिंपैंजी को तो अपने हाथों से बड़े ही प्यार से आइसक्रीम खिला रही थी, अब मुझे खिलाते हुए तुम्हारे हाथ दर्द हो रहे हैं क्या तितली। ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है वो गुस्से से कहती है, वो चिंपैंजी नहीं मयंक है, मेरा मयम।
इससे आगे ध्रुवी अपनी बात पूरी कर पाती कर्ण ने गुस्से में उसके हाथ में पकड़ी प्लेट को फ्लोर की ओर फेंक दिया और ध्रुवी की कमर पर अपना हाथ कसकर झट से उसके होठों की अपने होठों में भर लिया और उसे बहुत ही वाइल्ड और गुस्से से किस करने लगा। ध्रुवी जैसे ही ये देखती है वो अपनी जगह पर सुन्न हो जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। कर्ण अपनी आंखें बंद कर बहुत ही गुस्से और जलन के साथ उसे किस कर रहा था। इस वक्त वो ध्रुवी के होठों को मानो खा ही रहा था। ध्रुवी अब खुद को छुड़ाने के लिए उसके सीने और अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह के मारने लगती है, लेकिन कर्ण उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और उसे किस करते हुए सोफे पर लेट जाता है। उसका सारा वजन ध्रुवी के ऊपर पड़ रहा था। ध्रुवी का सारा शरीर उसके शरीर से टच हो रहा था, जिससे ध्रुवी को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वही कर्ण ध्रुवी को किस करते हुए इतना मदहोश हो चुका था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा था। कुछ पल बाद ध्रुवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो अब कसमसाने लगी थी। कर्ण जैसे ही ये महसूस करता है वो उसके होठ को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही अब ध्रुवी तेज सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना अब कर्ण के सीने से टकरा रहा था। कर्ण उसे अपनी इंटेंस और जुनून भरी नजरों से देखकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो तितली, आगे से अगर अपने इन होठों पर किसी और का नाम लेकर आई तो मेरे होठ तुम्हारे इन नाजुक होठों को सील देंगे। कहते हुए कर्ण अब अपने होठ को दबाने लगता है। ये देखकर ध्रुवी अपनी नजरें फेर लेती है और गुस्से से कहती है, आई हेट यू, मुझे नफरत है आपसे बहुत ज्यादा। कर्ण ये सुनकर बोला, ऐसा मत बोलो तितली, मैंने अपनी पूरी हैप्पी एंडिंग का प्लान किया हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। प्यार, किस, रोमांस, वाइल्ड रोमांस, शादी, सुहागरात और बच्चे भी। जैसे ही ध्रुवी ये सब सुनती है वो अपनी आंखें बड़ी कर फिर से कर्ण की ओर देखने लगती है। कर्ण उसे देखकर बोला, ऐसे मत देखो तितली, वरना अभी ही बच्चे की प्रोसेस पूरा कर दूंगा। ध्रुवी ये सुनकर अब कर्ण को अपने ऊपर से जोर से धक्का दे देती है, जिससे कर्ण पर कोई असर नहीं होता। वो खुद ही न ध्रुवी के ऊपर से उठ जाता है और उसे देखकर कहता है, तुम्हारी बर्थडे डेट डोर का पासवर्ड है, अब जाओ और मेरा इंतजार करना, रात में आऊंगा थोड़ा थोड़ा प्यार करने। एक पल के लिए तो ध्रुवी हैरान रह जाती है कि कर्ण ने उसकी बर्थडे डेट का पासवर्ड मेन डोर पर सेट किया है, लेकिन फिर वो अपना सिर झटकर जल्दी से सोफे से खड़ी होती है और डोर की ओर जाकर पासवर्ड भर देती है, जिससे डोर खुल जाता है। ये देखकर ध्रुवी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो पीछे मुड़कर कर्ण की ओर देखकर जोर से कहती है, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी और न ही तुम्हारी बातों में अब मैं तुम्हारा चेहरा कभी देखूंगी भी नहीं। कहते हुए ध्रुवी एकदम से भाग जाती है। उसे डर था कि कहीं कर्ण फिर से उसे कैद न करके रख ले। वही कर्ण उसे जाता देख एक स्माइल करता है और अपने होंठ पर जीभ फिरा कर कहता है, आना तो तुम्हें इसी घर में है तितली, अब तुम खुद उड़ कर आओगी या फिर मैं तुम्हें उड़ा कर ले आऊंगा। कहते हुए कर्ण अपने रूम में चला जाता है और ध्रुव को कॉल करता है। जैसे ही ध्रुव ने कॉल पिक किया, कर्ण बोला है, वो अभी अभी मेरे घर से गई है, मेरे बॉडगार्ड्स है उसके पीछे और तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ध्रुव ये सुनकर बस हम कहता है और फिर कॉल कट कर देता है। कर्ण अब खुद से बोला, अब जरा अपने होने वाले ससुर जी की थोड़ी खातिरदारी की जाए। कहते हुए उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। एपिसोड 72। वही दूसरी ओर अक्षरा इस वक्त सूर्य सिंह चौहान के सामने बैठी हुई थी। कुछ ही देर पहले सूर्य सिंह ने उसे कॉल करके अपने घर पर बुलाया था। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, कहिए अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? सूर्य अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए बोला, अक्षरा बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना वाला हूँ, आई होप तुम मेरी बात की समझोगी और मानोगी भी। अक्षरा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन फिर वो एक स्माइल के साथ बोली, अंकल मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है क्या? आपको जो कहना है आप बेफिक्र होकर कहिए। सूर्य अक्षरा की ओर देखकर बहुत ही सीरियस होकर बोला, अक्षरा तुम्हें अग्नि को छोड़कर अब जाना होगा, उससे दूर। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और मानो उससे सही से सांस ही नहीं ली जा रही हो। वो सूर्य की ओर देखकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपने ही तो मुझे अग्नि की सेफ्टी के लिए उसके पास भेजा था और अब मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं वाइफ हूँ उनकी अब। कहते हुए भी अक्षरा की आंखों में नमी आ चुकी थी। सूर्य उसे देखकर बोला, बेटा जानता हूँ मैं तुम्हें मेरे इस फैसले से बहुत ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारा और अग्नि का ही फायदा है। तुम्हारा आर्मी ऑफिसर का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और अग्नि से इसीलिए दूर भेजना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मेरे पास आ सके और मेरे बेटों के बीच मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। तुम्हारे बहाने कम से कम वो मुझसे मिलने तो आएगा।
अक्षरा सूर्य की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन एक हैरानी उसे इस बात की होती है कि उसका ज्वाइनिंग लेटर कैसे आ सकता है, जबकि अभी तो ज्वाइनिंग लेटर आने के कोई चांस ही नहीं था। सूर्य उसे देखकर बोला, मैं चाहता हूँ तुम अब अपना ड्रीम पूरा कर। आहाना की फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगा, लेकिन अब तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है अक्षरा बेटा, इसलिए अब ये तुम डिसाइड करो, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है या फिर अग्नि के साथ रहना है। सोच समझकर फैसला लेना अक्षरा बेटा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा तुम्हें, एक बार मौका गंवा चुकी हो तुम, अब दोबारा तुम्हें ये चांस मिला है। और रही बात अग्नि से दूर जाने की, तो तुम्हें बस उससे 2 साल ही दूर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे ज्वाइनिंग बस 2 साल की है, और इसी समय में मैं अग्नि और ध्रुव से अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर लूंगा। अक्षरा जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, उसी वक्त मेन गेट से अग्नि की आवाज आती है, जो अपनी सख्त आवाज में बोला, इस समय में तो क्या अगले 7 जन्म में भी आपकी हमारे साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होने वाली मिस्टर सूर्य सिंह चौहान। अक्षरा और सूर्य जैसे ही अग्नि की आवाज सुनते हैं, वो दोनों मेन गेट की ओर देखने लगते हैं। अग्नि को देखकर अक्षरा का दिल तो तेजी से धड़क उठता है। वही अग्नि सूर्य सिंह चौहान की ओर देखते हुए अपने लंबे कदम अंदर की ओर रखता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, सूर्य सोफे से खड़ा होकर उसे गले लगाने के लिए बढ़ता है, लेकिन अग्नि उससे पहले ही अपने कदम पीछे की ओर लेता है और अपना हाथ आगे करके अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, छूने की भूल भी मत करना मुझे, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनकर सूर्य सिंह चौहान के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, और वो अब उसकी ओर देखकर कहता है, तुम बैठो तो सही। अग्नि अक्षरा की ओर देखकर बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। अक्षरा झट से अग्नि की ओर से अपनी नजरें फेर लेती है। ये देखकर अग्नि गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेता है और फिर उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए एक कागज पर जाती है, जो शायद अक्षरा का ज्वाइनिंग लेटर था। सूर्य जल्दी से उस लेटर को टेबल से उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। ये देखकर अब अग्नि उसे अपनी जलती निगाहों से घूरने लगता है और फिर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, चेरी चलो अपने घर चलते हैं। अक्षरा अब उसकी ओर देखकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, उससे पहले ही सूर्य सिंह बोला, अग्नि अभी अभी तो आए हो, और अक्षरा को आए हुए भी अभी बस 20 मिनट ही हुए होंगे, तुम भी बैठो कुछ बात करो। अग्नि उसे घूरते हुए देखता है, फिर कुछ सोचकर अक्षरा के बगल में बैठ जाता है और उसके हाथ को कसकर अपने हाथ में थाम लेता है। ये देखकर अक्षरा अब अपने और उसके हाथ की ओर देखने लगती है और फिर सूर्य जी की ओर देखकर कहती है, अंकल आई थिंक अब हमें चलना ही चाहिए। तभी अग्नि बोला, ऐसे कैसे चेरी, तुम्हारे ससुर को थोड़ी मेहमान नवाजी तो करने दो हमारी, और अभी तो मुझे इनसे ये भी पूछना है कि इन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था। ये सुनकर तो अक्षरा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, वही सूर्य के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और फिर वो अपने चेहरे पर एक बनवाटी स्माइल लाकर कहता है, अग्नि बेटा मैंने अक्षरा को इसीलिए यहाँ बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी मॉम की निशानी अक्षरा को दे सकूं। बचपन में अक्षरा तुम्हारी मॉम के बहुत क्लोज थी और उन्होंने जाते वक्त भी यही कहा था कि तुम्हारी शादी मैं अक्षरा से ही करवाऊं, लेकिन तुमने मेरे कुछ करने से पहले ही अक्षरा से शादी कर ली। मुझे खुशी तो हुई, लेकिन इस वक्त का गम भी कि तुमने मुझे अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया। अग्नि बेफिक्री से बोला, आपके गम से किसको ही गम होगा, अब आप अपना ये ड्रामा छोड़कर जल्दी से मेरी बीवी के लिए मेरी मॉम की निशानी लेकर आइए, हमें फिर अपने घर भी जाना है। सूर्य सिंह चौहान वहां से उठकर अपने रूम की ओर चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अक्षरा अग्नि की ओर देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आई मीन यहाँ क्यों आए। अग्नि उसकी ओर देखकर बोला, कहा तो अपनी वाइफ को अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, और तुम यहाँ क्यों आए चेरी, मैंने तुम्हें घर रेस्ट करने के लिए कहा था ना, फिर भी तुम बिना मुझे बताए यहाँ चली आई। तुमने एक बार भी मुझे कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा। अक्षरा ये सुनकर अपनी नजरें फेर लेती है और अपना सिर नीचे करके बैठ जाती है। ये देखकर अग्नि को अब उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अक्षरा उसे बिना बताए यहाँ सूर्य सिंह चौहान से मिलने आई है, जबकि अग्नि ने उसे खुद मना किया था कि उसे सूर्य से कोई कनेक्शन नहीं रखना। लेकिन जब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो वो आगे बढ़कर अक्षरा के बालों को एक साइड करके उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर बहुत तेज बाइट कर देता है, जिससे अक्षरा की आह निकल जाती है। अग्नि अक्षरा की गर्दन से अब अपने होंठ हटाता है और उसे अपनी इंटेंस और गुस्से भरी नजरों से देखकर कहता है, बाहर चलो तुम्हें मैं बताता नजरें कैसे फेरी जाती है। जब मेरे नीचे पड़ी होकर अपनी नजरें इधर उधर करोगी तो समझोगी।
अक्षरा ये सुनकर अब झट से अग्नि की ओर देखती है और उसकी ओर देखकर ही उसका गला सूखने लगता है। अग्नि उसकी ओर देख ही रहा था कि तभी सूर्य सिंह चौहान वहां आया और अपने हाथ में 2 बॉक्स लाकर अक्षरा के सामने करते हुए कहा, अक्षरा बेटा ये तुम्हारे और रहाना के लिए, पीहू अग्नि और ध्रुव की मॉम ने तुम दोनों के लिए बनवाए थे। अग्नि अक्षरा के हाथ आगे करने से पहले ही सोफे से खड़ा होकर सूर्य के हाथ से वो दोनों बॉक्स लेकर अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और बिना सूर्य से कुछ कहे अब अक्षरा को बाहर की ओर लेकर चला जाता है। सूर्य सिंह अब उन्हें जाता देख एक डेविल स्माइल करता है और खुद से कहता है, बहुत जल्द अब तुम्हारी ये अटकल टूटने वाली है अग्नि। जब अक्षरा तुम्हें छोड़कर जाएगी और तुम गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगे उसके बारे में पूछने, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा एटीट्यूड। कहते हुए सूर्य हंसने लगता है। वही अग्नि अब अक्षरा को लेकर अपनी कार के पास आता है और उसके लिए फ्रंट सीट का डोर खोलकर उसे कार में बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। अक्षरा जैसे ही देखती है कि अग्नि चौहान मेंशन की तरफ ड्राइव नहीं कर रहा है तो वो झट से उसकी ओर देखकर बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये घर का रास्ता नहीं है। अग्नि उसकी ओर देखकर बोला, हाँ चेरी पता है ये घर का रास्ता नहीं है, तभी तो तुम्हें इस रास्ते से लेकर जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस पर, ताकि वहां पर अब तुम्हारी चीखें कोई न सुन सके, सिर्फ मैं और तुम। कहकर अग्नि उसकी ओर आई विंक कर देता है। ये देखकर अक्षरा रोने जैसे शक्ल बनाकर कहती है, क्या अब आप मुझे बस इतनी छोटी सी गलती के लिए मारेंगे? मैंने बस आपसे परमिशन ही तो नहीं ली थी अंकल के घर जाने के लिए, आप उसके लिए ही मुझ पर टॉर्चर करोगे, वो भी अपने फार्म हाउस पर, ताकि कोई मुझे बचाने नहीं आए। कितना क्रूएल पति मिल गया मुझे। कहते हुए अक्षरा झूठ मूठ कर रोने लगती है। अग्नि ये देखकर और सुनकर ना में अपना सिर हिला देता है और कहता है, मैंने तुम्हें रेस्ट करने को बोला था चेरी, लेकिन शायद तुम में बहुत एनर्जी बाकी थी जो तुम खुद ही ड्राइव करके सूर्य सिंह चौहान से मिलने चली आए। अब थोड़ी अपनी ये एनर्जी अपने पति को दिखा दो। अक्षरा उसकी बातों का मतलब साफ साफ समझ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सूर्य की कही हुई बातें चल रही थी। उनका अचानक से अक्षरा से अग्नि को छोड़कर जाने का कहना अक्षरा को बहुत हर्ट कर रहा था। अक्षरा अग्नि की ओर देखती है और झट से अपनी सीट से उठकर अग्नि की गोद में बैठ जाती है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। अक्षरा के इस अचानक मूव से अग्नि कार की स्पीड को थोड़ा स्लो करता है और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर कहता है, चेरी लगता है तुमसे अभी से वेट नहीं हो रहा है मेरे करीब आने का, सब्र करो हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अक्षरा अग्नि की बात का कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपने दिल और दिमाग में उलझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अग्नि के साथ रहे या फिर अपने सपने को पूरा करे। वहीं दूसरी ओर चौहान मेंशन, ध्रुव इस वक्त हाना और एनी के सामने बीच में खड़ा हुआ था। एनी जानबूझकर अपने पेट में दर्द होने का नाटक करके ध्रुव और हाना के रूम के बाहर आ गई थी। एनी ध्रुव की ओर देखकर बोली, ध्रुव क्या तुम प्लीज हाना को मेरे साथ सोने दे सकते हो? वो डॉक्टर है और मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसे में अगर मुझे रात को उसकी जरूरी पड़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुव बोला, मुझे भी हेल्थ इश्यू है, टाइम टाइम पर अब मुझे भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो डॉक्टर से शादी की है, ताकि मुझे रात को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरी डॉक्टर बीवी मेरा फ्री में इलाज कर दे। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई डॉक्टर बुलवा देता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर हाना उसकी पीठ की घूरते हुए कहती है, मतलब फ्री का इलाज पाने के लिए इन्होंने मुझसे शादी की, कंजूस आदमी कहीं के। कहते हुए हाना मुंह बनाने लग जाती है। वही ध्रुव की बात सुनकर एनी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं कोई दूसरी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और अगर रात को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं यही तुम्हारे रूम में आ जाऊंगी। ध्रुव बड़े ही प्यार से बोला, हाँ एनी तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम हमारे रूम में आ जाना। ओक। एनी ये सुनकर तो मन ही मन मुस्कुराने लगी। वहीं हाना मुंह बनाने हुए रूम के अंदर ही चली गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ध्रुव का एनी इतने प्यार से बात करना। ध्रुव भी अब एक बनावटी स्माइल करता है और फिर अंदर जाकर एनी के मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। ये देखकर एनी वहां से चली जाती है। उसने सोच लिया था कि वो कुछ ही देर में अब फिर से यहाँ पर आ जाएगी। इधर ध्रुव रूम के अंदर आते ही हाना की ओर देखता है जो अब बेड पर लेट चुकी थी। ध्रुव उसे देखता हुआ गाना गाते हुए अपने कदम बढ़ाने लगता है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। इससे आगे ध्रुव कुछ बोला पाता हाना उसकी ओर देखकर मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर अपना दिल डोनेट कर दो, उसकी वजह से थोड़ी जी रहे हैं आप तो मेरी वजह से जी रहे हैं, अपना दिल डोनेट करके किसी का भला कर दो। ध्रुव जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है और अपनी अजीब नजरों से हाना को देखने लगता है। फिर उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम साथ हो ना बीवी, तो मैं अपना दिल क्या अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी डोनेट कर दूंगा तुम्हारे लिए। बस मुझे तुम चाहिए।
अहाना जैसे ही ये सुनती है उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो ध्रुव की आंखों में देखने लगती है, जिसमें उसे सिर्फ अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। इतनी कि उसे आज तक इतनी मोहब्बत खुद के लिए लंबी अक्षत की आंखों में भी दिखाई नहीं दी थी। वो ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी ध्रुव। ध्रुव जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है और वो झुककर अहाना के माथे पर किस कर लेता है, जिससे अहाना सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव अब उसकी और थोड़ा बेचैन होकर बोली, बीवी प्रॉमिस करो, कभी कोई भी सिचुएशन आए तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी, मेरे पास हमेशा। अहाना बोली, हाँ ध्रुव, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अहाना की बात जैसे ही पूरी हुई ध्रुव ने उसके होठों को अपने होठ में भर लिया और उसे बहुत ही पैशनेट होकर किस करने लगा। अहाना को आज ध्रुव की किस में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रहा हो और कहीं न कहीं उसे किसी बात का डर सता रहा हो। एपिसोड 73। अग्नि अक्षरा की पीठ पर अपना हाथ कसते हुए बोला, क्या हुआ चेरी, मेरे करीब आने के लिए बेसब्र हो रही हो? अक्षरा अग्नि की बात का कोई जवाब नहीं देती, वो बस उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं अग्नि को अब उसे ऐसे देखकर कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। वो अब कार की स्पीड तेज कर लेता है और कुछ 10 मिनट बाद ही वो अपनी कार फार्म हाउस के सामने रोकता है। जैसे ही वो अक्षरा से कुछ कहने वाला होता है उसे अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। ये महसूस कर अग्नि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अक्षरा को खुद से दूर करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी ओर देखता है। अक्षरा की आंखों में आंसू देखकर उसे बेचैनी होने लगती है। वो उसके गालों पर आए आंसू की बूंद को साफ करके अपनी तड़प भरी आवाज में बोला, चेरी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अक्षरा बस अपनी पलकें उठाकर अग्नि की ओर देखने लगती है लेकिन कहती कुछ नहीं। ये देखकर अग्नि अपने चेहरे पर एक शरारती भरी स्माइल लाकर बोला, अच्छा रो मत, मैं वाइल्ड होकर प्यार नहीं करूंगा तुमसे, बहुत प्यार से प्यार करूंगा। ओके जान। अक्षरा ये सुनकर भी कुछ नहीं बोलती बल्कि उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ये देखकर अब अग्नि बड़े ही प्यार से बोला, चेरी रो मत ना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दर्द हो रहा है। बताओ तो सही क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? अक्षरा ये सुनकर नमे गर्दन हिलाते हुए अपनी रोनी सी आवाज में बोली, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। कहते हुए अक्षरा सुबककर रोने लगती है। अग्नि जब ये सुनता है तो वो अक्षरा को अपनी गोद में अच्छे से उठाकर कार का डोर खोलता है और अक्षरा को लेकर कार से बाहर निकल जाता है। अक्षरा फिर से अग्नि की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। अग्नि अपने हाथ से उसकी पीठ रब करते हुए बोला, चेरी मैं हूं ना, तुम रो मत ना। देखो अगर तुम इसे रोती रहोगी तो अंकल आंटी को भी बहुत बुरा लगेगा, तुम प्लीज मत रो। अक्षरा अपने मन में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती मिस्टर किलर, लेकिन आपके और अंकल के रिश्ते में जो कड़वाहट है उसे दूर करने के लिए मुझे आपसे दूर जाना ही होगा। कहते हुए अक्षरा अग्नि की गर्दन में से अपना सिर निकालकर अग्नि के चेहरे की ओर बड़े ही प्यार से देखने लगती है। अग्नि उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर आता है और सीधा किचन में ले जाता है। जैसे ही अग्नि किचन में पहुंचा अक्षरा तुरंत बोली, मुझे भूख लगी है मिस्टर किलर। अग्नि उसकी ओर देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे खा लो, मैं भी बहुत टेस्टी हूँ। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, शरारत नहीं मिस्टर किलर, प्लीज जल्दी से कुछ बना दीजिए मेरे लिए, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। भूख के मारे चूहे बिल्ली भी मेरे पेट में मर गए हैं, अब कहीं ऐसा नहीं हो मैं भी बिना खाए भूख से ही मर। इससे आगे अक्षरा कुछ बोल पाती अग्नि ने उसे स्लैब पर बिठाया और उसके होठ पर अपनी उंगली रख ली और थोड़ा गुस्से से बोला, चेरी आगे से अगर से मरने की बात अपनी जुबान से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षरा अपने हल्के से होठ खोलकर बड़ी ही अदा से अग्नि की उंगली को अपने होठों के बीच दबा लेती है और उस पर हल्का सा बाइट करके कहती है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता मिस्टर किलर। अग्नि की नज़र तो अपनी उस उंगली पर थी जो अभी अक्षरा ने अपने मुंह में लेकर बाइट की थी। अग्नि अब अपनी उंगली को अपने मुंह में भरकर अक्षरा को अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, और ये बात मुझे तुम्हें साबित ही करनी होगी चेरी। अक्षरा अग्नि की इस हरकत पर सिहर उठती है और वो तुरंत ही अपनी नज़रें फेर लेती है। ये देखकर अग्नि अब अपना पहना हुआ ब्लेजर उतारकर साइड में रख देता है और फिर अपनी शर्ट भी उतारकर अक्षरा के साइड में रख देता है। अक्षरा जैसे ही ये देखती है वो अग्नि की ओर देखकर कहती है, मिस्टर किलर, अखाड़े में नहीं जाना है, खाना बनाना है।
अग्नि उसकी ओर देखकर बोला, क्या करूं चेरी, तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से टेम्परेचर बढ़ गया है, मुझे अचानक ही बहुत गर्मी फील होने लगी है, इसीलिए कपड़े निकाल दिए, वरना पता नहीं ये गर्मी खाने के बीच में कैसे निकाल लेता। ये कहते हुए अग्नि की इंटेंस नजरें अक्षरा पर थी और अक्षरा उसकी इन बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। वो अब जल्दी से बोली, मुझे कुछ तीखा सा खाना है। अग्नि अपने होठ पर अपनी जीभ फेरते हुए बोला, मैं भी तीखा ही हूँ। अक्षरा ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर किलर प्लीज जल्दी से कुछ बना दो, अगर नहीं बनाना तो आप हटो, मैं खुद ही अपने लिए खाना बना देती हूँ। कहते हुए अक्षरा जैसे ही स्लैब से उतरने को हुई, अग्नि एकदम से उसके सामने आकर बोला, ओके चेरी, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ तीखा सा। कहते हुए अब अग्नि अक्षरा के होठ पर एक बेबी किस कर देता है और फिर सोचने लगता है कि क्या बनाए। वो अक्षरा की ओर देखकर बोला, चेरी मिर्च के पकोड़े बना दूं क्या, तीखे भी और अच्छे भी। अक्षरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, जो बनाना है बना दो, मैं खा लूंगी। अग्नि ये सुनकर उसे दूर हुआ और फिर अक्षरा के लिए वो रेड सॉस पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर अक्षरा बोली, आप तो मिर्च के पकोड़े बनाने वाले थे ना। अग्नि बिना उसकी ओर देखे अपनी सख्त टोन में बोला, जो बना रहा हूं चुपचाप खा लेना, ज्यादा नखरेबाजी नहीं चलेगी। उद्धरण चिन्ह। अक्षरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों था जब अपनी मर्जी से ही बनाना था। अग्नि अब उसकी ओर देखकर एक स्माइल के साथ बोला, एक बार तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है चेरी। अक्षरा उससे अब अपनी नज़र फेर लेती है और अग्नि पास्ता बनाने लगता है। अक्षरा अपनी तिरछी नज़रों से बीच बीच में अग्नि को देख रही थी। एक तो वो शर्टलेस होकर पास्ता बना रहा था, ऊपर से उसके सीने पर झलकती पसीने की बूंदें तो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। अक्षरा उसे अपनी हवस भरी नज़रों से देखने लगी थी। पता नहीं उस टाइम में उसने अग्नि के साथ क्या क्या इमेजिन कर लिया था। उसके सिक्स पैक को देखकर अक्षरा अपने मन में बोली, कुछ भी कही, मेरा पति है बड़ा हॉट एंड सेक्सी, सच में किसी तीखे पकोड़े की तरह जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कहते हुए अक्षरा अग्नि को ऊपर से नीचे अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देखने लगती है। वही अग्नि अपने ऊपर अक्षरा की नज़र साफ महसूस कर पा रहा था, बस वो उसी तरफ देख नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था अगर उसने अक्षरा की तरफ अब देख लिया तो अक्षरा भूखे पेट ही रह जाती और अग्नि अक्षरा को खाकर अपना पेट भर लेता। कुछ ही देर में अग्नि ने रेड सॉस पास्ता बना दिया और फिर प्लेट में सर्व करके चम्मच में भरकर अक्षरा को खिलाने लगा। अक्षरा ने जैसे ही पहला निवाला खाया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अग्नि और देखकर बोली, मिस्टर किलर, बिजनेस और माफिया वर्ल्ड को छोड़कर शेफ बन जाओ आप, आपका नाम होगा, लोग सच में अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत अच्छा पास्ता बनाया है आपने, और भी अच्छी अच्छी डिशेज बनानी आती होगी आपको। अग्नि ये सुनकर बोला, मुझे नहीं बनना किसी का शेफ, मुझे बस तुम्हारा पर्सनल शेफ बनना है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की कमर पर अपना हाथ रख लेता है और एक हाथ से उसे पास्ता खिलाते हुए कहता है, क्यों गई थी उस सूर्य से मिलने। अक्षरा पास्ता खाते हुए बोली, गए तो आप भी थे कायनात के घर, मैंने पूछा क्या कि आप क्यों गए थे वहां। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अक्षरा से कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं कायनात के घर गया था। अक्षरा उसे देखकर बोली, मैंने आपके पीछे अपने 2 बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं, वो मुझे सारी जानकारी देते हैं आपकी। अग्नि उसकी बात सुनकर सख्ती से बोला, शर्म नहीं आती अपने पति के पीछे बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं, तुम्हें क्या मुझ पर शक है जो उन्हें मेरे पीछे लगाकर मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाती हो। अक्षरा अग्नि को घूरते हुए बोली, तो आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं, आपने भी तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, उन्होंने नहीं तो आपको बताया होगा कि मैं सूर्य अंकल के घर पर हूँ। ये सुनकर अग्नि की बोलती बंद हो गई क्योंकि अक्षरा सच ही कह रही थी, उसके पीछे लगाए हुए बॉडीगार्ड ने ही उसे अक्षरा के बारे में बताया था। अग्नि अब चुपचाप अक्षरा को पास्ता खिलाने लगता है। अक्षरा भी पास्ता खा ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन अनलॉक किया तो पाया कि सूर्य ने अक्षरा को मैसेज किया हुआ था कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपना फैसला लेना होगा। ये मैसेज देखकर अक्षरा के चेहरे पर जो कुछ देर पहले स्माइल थी वो चली जाती है और उसके चेहरे पर उदासी छाने लगती है। अग्नि उसके हर एक एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस की रहा था। वो उसे देखकर बोला, क्या हुआ चेरी, किसका मैसेज है। अक्षरा उसकी बात सुनकर होश में आए और बोली, कुछ नहीं मिस्टर किलर, वो बस कुणाल का मैसेज था, वो उसने बस केस के बारे में डिटेल्स भेजी है, और कुछ नहीं। अग्नि ये सुनकर बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वही अक्षरा के दिल में एक बार फिर बेचैनी होने लगती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या फैसला लें। अग्नि उसके चेहरे पर बेचैनी साफ देख पा रहा था।
उसने बचे हुए पास्ता की प्लेट साइड की ओर अक्षरा की टांगों को सेपरेट करके उसके बीच में आकर खड़ा हो गया और उसके होठ पर झट से अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अक्षरा को समझने का मौका मिला ही नहीं। लेकिन फिर वो अपने दिमाग में आए सारे ख्यालों को झटकर अग्नि को किस बैक करने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे के होठों को खाए जा रहे थे। अक्षरा तो अग्नि को ऐसे किस कर रही थी मानो ये उसकी आखिरी किस हो और इसके बाद वो कभी अग्नि को किस कर ही नहीं पाएगी। अक्षरा को किस करते हुए अग्नि उसकी टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसके सीने को प्रेस करने लगता है, जिससे अक्षरा अग्नि के सीने की ओर लगे जा रही थी और वो अपने हाथों से अग्नि के सीने से लेकर उसकी पीठ पर अपने हाथ बड़े ही सेडिक्टिव वे में चलाने लगी। अग्नि और अक्षरा बड़ी ही शिद्दत से एक दूसरे को चूम रहे थे। कुछ पल बाद दोनों ने ही एक दूसरे के होठों को छोड़ा और दोनों ही एक दूसरे को अपनी इंटेंस भरी नजरों से देखने लगे। लेकिन अग्नि को अक्षरा की आंखों में एक डर और बेचैनी भी नजर आ रही थी, जिसे देखकर न जाने क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों में देखकर वो अपने मन में बोला, चेरी क्या छिपा रही है मुझसे? कहीं उस सूर्य ने कुछ हिस्सा तो नहीं कहा जिससे मेरी चेरी की आंखों में एक अलग ही बेचैनी है? अगर ऐसा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस सूर्य को, बट पहले मेरी चेरी की बेचैनी खत्म करना जरूरी है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की गर्दन की ओर झुका और उसे किस करने लगा। वही अक्षरा अब उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है और अग्नि उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसकी टी शर्ट पर अपना एक हाथ रखता है और एक झटके में अक्षरा की उस टी शर्ट को फाड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर अक्षरा बोली, मिस्टर किला, आपने अब तक मेरे 3 जोड़ी कपड़े फाड़ दिए हैं, आप उतार भी तो सकते हैं, कपड़े ऐसे फाड़ने की क्या जरूरत है? अग्नि उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, चेरी, अभी तो तुम्हारे कपड़ों का पूरा स्टॉक मेरे हाथों से फटेगा और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरा मॉल खरीद लूंगा, लेकिन मुझे मजा तो कपड़े फाड़ने में ही आता है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की इनरवियर को भी एक झटके से उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उसके क्लीवेज से किस करते हुए उसके सीने पर किस और एक हाथ से प्रेस करने लगता है, जिससे अब अक्षरा की सिसकियां निकलने लगती है। लेकिन अक्षरा अपनी सिसकियों को अपने होंठ दबाते हुए बाहर आने से रोक रही थी। अग्नि ये देखकर अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, चेरी, जितना चीखना है, जितनी गहरी सिसकियां लेनी है ले सकती हो। इस पूरे फार्म हाउस में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है जो हमारी इन सिसकियों को सुनेगा और मुझे भी तुम्हारी चीखें सुननी है अभी तो होठों को आपस में मत दबाओ, वो मेरा काम है। कहते हुए अग्नि अक्षरा के सीने को अपने मुंह में भरकर सक करने लगता है, जिससे अब अक्षरा जोर से सिसकती है। आहा अग्नि, आह। और अग्नि उसकी सिसकियां सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और फिर वो थोड़ा और नीचे झुककर अक्षरा के पेट पर बाइट और किस करने लगता है। लेकिन कल के मुकाबले अग्नि आज थोड़ा सा वाइल्ड था। वो नहीं चाहता था कि आज उसकी चेरी उसकी ज्यादा वाइल्डनेस झेले। धीरे धीरे अब अग्नि ने अपने और अक्षरा के बचे कूचे कपड़े भी उतार दिए थे और अग्नि अक्षरा में एंटर कर चुका था। उसने अक्षरा को किचन की वॉल से सटाया हुआ था और अक्षरा ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ कस रखी थी। अक्षरा की गहरी सिसकियां उस पूरे किचन में गूंजने लगी थी, जिसे सुनने के लिए सिर्फ अग्नि था। अग्नि भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी मूवमेंट कर रहा था। कुछ ही पल बाद अग्नि अक्षरा में समाया हुआ ही उसे हॉल में लेकर आ जाता है और उसे सोफे पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उससे प्यार करने लगता है। दोनों के ही शरीर पसीने से लथपथ हो चुके थे, मगर आज दोनों में से ही कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अग्नि कुछ देर बाद अब अक्षरा को रूम में लेकर चला गया था, जहां पर अब उस रूम में उन दोनों की सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी थी। कुछ ही देर बाद अब अक्षरा सो चुकी थी और अग्नि उसके ऊपर लेटा उसे ही देख रहा था। वो अब बेड से उठा और उसने क्लोजेट से अपना लोअर निकाला और उसे पहनकर वो रूम से बाहर निकलकर किचन की ओर चला गया। जैसे ही वो किचन में पहुंचा उसकी नजरें अक्षरा के फोन पर गई। उसने अक्षरा का फोन उठाया और उसे अनलॉक करके वो सूर्य का भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगा। उसे पढ़कर वो खुद से बोला, किस चीज का फैसला लेना है चेरी को, वो भी सिर्फ 24 आवर में? कहते हुए अग्नि के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए और फिर से अपने रूम में गया और एक नज़र अक्षरा को देखकर अब अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में एक रूम में एक इंडियन लड़का अपने हाथ से एक फोटो को मरोड़ते हुए एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब वक्त आ गया है फिर से उसकी जिंदगी में जाने का। मेरा प्यार किसी और को अपने करीब देने आ रहा है, ये तो नाइंसाफी है। अब मुझे उसके पास जाकर उसे फिर से अपना प्यार दिखाना होगा। कहते हुए वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी वो हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एपिसोड 74। वो शख्स अब अपनी जेब से फोन निकालता है और बहुत ही कड़क आवाज में बोलता है, जेट रेडी करवाओ इंडिया जाने के लिए, कल ही किसी की जिंदगी में धमाका करना है। बहुत सुकून से जी लिए, अब सबकी नींद हराम करने का टाइम है।
दूसरी ओर से आवाज आए, ओके बॉस। ये सुनकर वो शख्स कॉल कट कर देता है और फिर अपने चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन लाकर कुछ सोचने लगता है। इंडिया में नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षरा और अग्नि दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अग्नि अक्षरा के ऊपर लेटा गया था और अक्षरा उसके बालों में अपना हाथ चला रही थी और उसके चेहरे को निहार रही थी। वो बहुत जल्दी ही उठ चुकी थी और उसने सोच भी किया था कि उसे क्या फैसला लेना है। वो अग्नि के बालों में अपने हाथ चला ही रही थी कि तभी उसके कानों में अग्नि की आवाज आती है। अग्नि अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, चेरी मुझे एक मॉर्निंग पप्पी चाहिए। अक्षरा बिना सोचे समझे बोली, लेकिन गोलू तो घर है न, मैं सुबह सुबह उसे यहाँ पर लाकर कैसे आपको दे सकती हूँ। उसके लिए आपको घर ही चलना होगा। अग्नि अक्षरा की बात सुनकर अपनी हल्की सी गर्दन उठाता है और उसकी ओर देखकर अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, चेरी मैं उस पप्पी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पप्पी की बात कर रहा हूँ। कहते हुए अग्नि थोड़ा ऊपर की ओर उठा और अब अक्षरा के होठों पर एक बेबी किस करके उससे दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगा। अक्षरा अग्नि को ये हरकत देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ये भी तो कह सकते हैं न कि मुझे लिप किस कर दो, तब मैं अच्छे से समझ जाती। अग्नि एक शरारती स्माइल के साथ बोला, लेकिन मुझे तो तुम्हें समझाने में ज्यादा मजा आया। ये कहते हुए अग्नि अक्षरा के होठों की ओर देखने लगता है। अक्षरा जैसे ही अग्नि की नजरें अपने होठों पर महसूस करती है वो झट से अग्नि को अपने ऊपर से धक्का दे देती है जिससे अग्नि बेड की दूसरी साइड जाकर गिरता है। अक्षरा अब उठकर बेड पर बैठी हुई अग्नि की ओर देखने लगती है जो नाराजगी भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। अक्षरा कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि बोला, सुबह सुबह कोई किसी मासूम से बच्चे का मूड खराब करता है क्या चेरी। अक्षरा अपने चेहरे पर सवाली एक्सप्रेशन लाकर बोली, लेकिन मैंने किस बच्चे का मूड खराब कर दिया। अग्नि अब मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें लॉयर बना किसने दिया, एक एक बात तुम्हें अब मुझे ही समझानी पड़ रही है। मासूम बच्चा तुम्हारा ये हैंडसम सा इकलौता पति। अक्षरा अपनी बाहें चढ़ाते हुए अग्नि की ओर देखकर बोली, आप कोई मासूम से बच्चे नहीं है, 29 साल के सांड हो चुके हैं, पता भी है कितना वजन है आपका, सारा वजन मेरे ऊपर गिरा रखा था। एक तो रात को मेरी बैंड बजा दी, ऊपर से मेरे ऊपर लेटकर ही अब मेरी कमर की भी बैंड बजाकर रख दी। अग्नि अक्षरा के मुंह से जब अपने लिए सांड सुनता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब अजीब से हो जाते हैं। वो बेड पर उठकर बैठा और अक्षरा के चेहरे की ओर झुककर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो चेरी। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर कभी मैं इतना बोलने के लिए भी ना रही तो। अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, तुम हमेशा बकबक करने के लिए मेरे साथ रहोगी और अगर कभी तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो। कहकर अग्नि अक्षरा की ओर बहुत ही सीरियस होकर देखने लगता है। अक्षरा बोली, तो क्या करेंगे आप। अग्नि अपनी जुनून और इंटेंस भरी आवाज में बोला, आई विल फूक यू सो हार्ड दैट यू वोंट बी एबल टू वॉक, एंड इफ यू कांट वॉक देन हाउ विल यू गो अवे फ्रॉम मी। अग्नि को बात सुनकर अक्षरा का गला सूखने लगता है। वो जल्दी ही बात बदलते हुए बोली, चलिए घर चलते हैं। कहते हुए वो जैसे ही बेड से उठने को हुई अग्नि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया जिससे अक्षरा के हाथ अग्नि के सीने पर आ गए और उसका चेहरा अग्नि के चेहरे के बेहद करीब। अग्नि अक्षरा की आंखों में देखकर बोला, ऐसे घर जाओगी चेरी। ये कहकर वो अक्षरा को ऊपर से नीचे देखने लगता है। ये देखकर अक्षरा भी खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसने इस वक्त बस अग्नि की वाइट शर्ट पहन रखी थी जो उसकी थाई तक थी। उसकी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। अग्नि अक्षरा के थाई पर बड़े ही सेडिक्टिव वे में अपना हाथ चलाते हुए बोला, चेरी क्या तुम सच में ऐसे ही घर जाना चाहती हो। अक्षरा जल्दी से अग्नि का हाथ हटाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे लिए कपड़े मंगवा दीजिए। अग्नि एक शरारती स्माइल के साथ बोला, सिर्फ एक शर्ट पर। ये सुनकर अक्षरा अपनी आंखें बड़ी कर अग्नि की ओर देखने लगती है और कहती है, मुझे आपकी कोई थर की शर्त सुननी ही नहीं है, मैं खुद ईशादी को बोलकर अपने लिए कपड़े मंगवा लूंगी। कहकर अक्षरा एक नज़र टेबल की ओर देखती है जहां पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और जैसे ही ऑन करने को होती है उसका फ़ोन ऑन ही नहीं होता। ये देखकर अक्षरा खुद से बोली, रात को तो फुल चार्ज था, अब ये स्विच ऑफ कैसी हो गया। अग्नि उसकी ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराते लगा। अक्षरा अब उसकी ओर बेचारगी से देखने लगी और बोली, आपका फ़ोन। अग्नि उसकी बात बीच में काटकर ही बोला, पहले मेरी शर्त मानो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूंगा। अक्षरा अब अग्नि को देखकर एक डेविल स्माइल के साथ बोली, रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे कपड़े, मैं आपकी शर्ट पहनकर ऐसे ही घर चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कहते हुए अक्षरा बेड से उठती है और अपनी तिरछी नजरों से अग्नि को एक नज़र देखती हुई दरवाजे की ओर जाने लगती है। ये देखकर अग्नि जल्दी से बेड से उठता है और अक्षरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा लेता है और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर जुनूनियत से कहता है, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी पसंद को इस तरह से देखे, ये हक सिर्फ मेरा है। मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ, यही रहो अभी तुम। कहकर अग्नि अक्षरा से दूर हो जाता है और फिर अपना फ़ोन लेकर किसी को मैसेज भेज देता है। अक्षरा के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। उसने जानबूझकर ये कहा क्योंकि उसे पता था उसका मिस्टर किलर उसे ऐसे तो जाने नहीं देगा। अग्नि आप फ़ोन को टेबल पर रख देता है और फिर अक्षरा की ओर जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो चेरी, तब तक हम दोनों साथ में शॉवर ले लेते हैं। अक्षरा उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर बोली, और आपको शर्ट का क्या मिस्टर किलर? अग्नि उसकी ओर देखिए एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, वो तो मैं पूरी भी करवा लूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर अक्षरा का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में अक्षरा और अग्नि दोनों ही तैयार होकर चौहान मैंशन के लिए निकल चुके थे। चौहान मैंशन में अहाना इस वक्त अक्षी के पीछे पीछे भाग रही थी। अक्षी ने उसे पूरे मैंशन में दौड़ा दिया था। अहाना उसके पीछे भागते हुए बोली, अक्षी रुक जाओ और जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, वरना तुम भी लेट हो जाओगी और मैं भी अपने काम के लिए। अक्षी भी भागते हुए बोली, नहीं, जब तक माची घर नहीं आ जाती मैं स्कूल के लिए रेडी नहीं होने वाली, और आज मेरा स्कूल जाने का मन भी नहीं है। आज मैं माची के साथ रहकर खूब मस्ती करूंगी। अहाना उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माची आकर मुझसे कहेगी कि आज अक्षी स्कूल नहीं जाएगी तो मैं मान जाऊंगी? स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा। अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हें स्कूल गए हुए और तुम तीसरे दिन छुट्टी करोगी? बिल्कुल भी नहीं, अब जल्दी से रुको, वरना मेरे हाथ लगी तो बहुत पिटोगी तुम। ध्रुव जो सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहा था वो अपनी सख्त आवाज में बोला, कौन पिटेगा मेरी प्रिंसेस को? हाथ तो लगाकर दिखाई, कोई उसका हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। कहते हुए ध्रुव हॉल में आता है। वहीं अक्षी जैसे ही उसे देखती है वो झट से उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और ध्रुव की टांग को पकड़कर अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, डैडा मम ही है जो मुझे पिटेगी। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अहाना की ओर देखने लगता है, जो अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे हुए उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर ध्रुव अक्षी की ओर देखकर धीरे से बोला, प्रिंसेस तुम्हारी मम का मूड खराब हुआ तो वो तो मुझे भी पीट देगी। अक्षी अपने होठों का पाउट बनाकर बोली, लेकिन मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है। ये सुनकर ध्रुव कुछ सोचकर बोला, तुम अपनी मम को अपनी बातों में उलझाओ और मुझे बस 5 मिनट दो प्रिंसेस, मैं कुछ करता हूँ। अक्षी ये सुनकर अब ध्रुव के पीछे से निकलकर अहाना के सामने जाती है और अपना सिर झुकाकर कहती है, ठीक है मम, कर दीजिए मुझे स्कूल भेजने के लिए रेडी। आपसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती कि क्यों मैं माची के साथ मस्ती कर लूं। अहाना उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, चलो तुम रूम में अब। कहते हुए अहाना एक नज़र ध्रुव को देखती है और फिर अक्षी को अपने साथ रूम में ले जाती है। उसके जाते ही ध्रुव अपनी जेब से फ़ोन निकालकर स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करता है। जैसे ही प्रिंसिपल उधर से कॉल पिक करता है, ध्रुव उसके कुछ बोलने से पहले ही अपनी ऑर्डरिंग टोन में कहता है, आज पूरे स्कूल की हॉलीडे है, स्कूल ग्रुप में ये मैसेज भेज दो सभी को जल्दी ही। दूसरी ओर से प्रिंसिपल हकलाते हुए बोला, लेकिन सर, बिना किसी रीजन के हॉलीडे कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ध्रुव एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी रिटायरमेंट का रीजन हॉलीडे के लिए सूटेबल रहेगा क्या? प्रिंसिपल जैसे ही ये सुनता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हकलाते हुए कहता है, नहीं सर, आज गुड फ्राइडे है इसीलिए मैं अभी स्कूल ग्रुप में हॉलीडे का मैसेज डालता हूँ। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो कॉल कट कर देता है और फिर शांति से सोफे पर बैठकर सीढ़ियों की ओर देखने लगता है। कुछ ही देर बाद अहाना अक्षी को लेकर सीढ़ियों से नीचे की ओर आती है। ध्रुव अहाना को देखिए हैरानी से बोला, बीवी तुमने प्रिंसेस को स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं किया? उसके स्कूल जाने का टाइम होने वाला है। अहाना उसके सामने आकर बोली, अभी स्कूल से मैसेज आया है कि आज हॉलीडे है, वो भी गुड फ्राइडे की। अजीब है, प्राइवेट स्कूल्स में भी गुड फ्राइडे की छुट्टी होने लगी, हमारे टाइम में तो नहीं थी। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, अब बीवी जी, देश बदल रहा है, सोच भी तो बदलो, आपका टाइम कुछ था और प्रिंसेस का टाइम कुछ और है। अहाना ये सुनकर बस हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर किचन में चली जाती है। वही ध्रुव अक्षी की ओर अपनी आई विंक कर देता है। ये देखकर अक्षी के फेस पर अब एक बड़ी वाली स्माइल आ गई और वो ध्रुव की गोद में चढ़कर बोली, थैंक यू डैडा, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडा हो।
ध्रुव अक्षी के गालों पर किस करते हुए बोला, इसमें थैंक यू की क्या बात बच्चा, मेरी प्रिंसेस जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अब आप अपनी आज की हॉलीडे को एंजॉय करो। अक्षी ये सुनकर ध्रुव की ओर देखकर बोली, आज एंजॉय नहीं डैडा, किसी की बैंड बजेगी। कहकर अक्षी सीढ़ियों की ओर देखने लगती है जहां से इनाया बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए आ रही थी। उसे देखकर तो ध्रुव के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ गई। तभी इनाया ध्रुव के सामने आकर बड़े ही प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग ध्रुव। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ध्रुव अपने मन में बोला, मेरा नाम भी इसके मुंह से सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर फेंक रही हो मेरे सिर पर। एक मेरी बीवी है जो इतने प्यार से नाम लेती है, लगता है मानो फूल बरसा रही है मेरे ऊपर। कहते हुए ध्रुव किचन की ओर देखने लगता है जहां से अब अहाना उसके लिए कॉफी लेकर आ रही थी। इनाया ध्रुव की नज़रों को जैसे ही फॉलो करती है वो अपनी गुस्से और जलन भरी नज़रों से अहाना को घूरने लगती है। तभी अहाना ध्रुव के सामने कप करके बोली, आपकी कॉफ़ी ध्रुव। ध्रुव उसके हाथ से कॉफ़ी का कप ले लेता है और बड़े ही प्यार से कहता है, थैंक यू बीवी जी। ये सुनकर तो अब इनाया गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है। अक्षी बड़े ही गौर से इनाया के हर एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व की रही थी। तभी इनाया अहाना की ओर देखकर बोली, अहाना क्या तुम आज मुझे तो ध्रुव को कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने से सकती हो? मेरा मतलब है मैं ध्रुव के साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ घूमने, ताकि बेबी भी हेल्थी रहे और ध्रुव को बेबी के होने का एहसास भी हो। अहाना कुछ कहती उससे पहले ही अक्षी बोली, कूड़े वाली आंटी, आपके बाहर घूमने फिरने से बेबी कैसे हेल्थी रहेगा? घूमती तो आप पूरे मेंशन में भी हो, रात को किसी खूनी प्यासी चुड़ैल की तरह तो बाहर जाने की क्या जरूरत? अच्छा हेल्थी खाना खाओ, उससे बेबी की हेल्थी रहेगा। और दूसरी बात, एहसास मेरे डैडा को क्यों होगा? एहसास तो आपको हो ना, क्योंकि बेबी तो अपनी टमी में है, डैडा की टमी में थोड़ी है। ये सुनकर ध्रुव दबे मुंह हंसने लगता है। वही इनाया अपनी दांत पिसती हुई अक्षी को देखकर बोली, बच्ची बहुत ही जल्द तुम्हारे मॉम और डैड का डाइवोर्स होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ ध्रुव अभी से मेरी और मेरे बेबी की केयर करने लगे ताकि उसे बाद में अजीब न लगे। इनाया के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर अहाना, ध्रुव और अक्षी तीनों ही उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगते हैं। इनाया को अचानक से ही अपने काहे तरफ गर्मी का एहसास होने लगता है। वो जल्दी से उन तीनों की तरफ देखने लगती है और उनकी आंखों में कुछ अजीब से एहसास देखकर उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है। उसी वक्त अग्नि और अक्षरा भी घर के अंदर आते हैं। जैसे ही अक्षी की नज़रें अक्षरा ओर जाती है, वो तुरंत ध्रुव की गोद से उतरकर अक्षरा की ओर भाग जाती हैं। एपिसोड 75। अक्षी भागकर सीधा अक्षरा के पैरों से लिपट जाती है और मुंह फुलाकर कहती है, माची कहाँ थे आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। अक्षी अब आपसे नाराज है बहुत, आपने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। अक्षरा उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, प्रिंसेस मुझे कुछ जरूरी काम था, एंड प्लीज अपनी मासी को माफ कर दो। आई नो मैंने आपको कॉल नहीं किया, लेकिन आज मैं सारा दिन आपके साथ रहकर खूब मस्ती करूंगी। ये सुनकर अक्षी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अक्षरा के गाल को चूमकर कहती है, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मासी। वहीं अग्नि जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर अक्षरा के उस गाल को अपने हाथ से साफ कर देता है जिस पर अभी अभी अक्षी ने किस की थी। ये देखकर अक्षी अग्नि को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगती है, लेकिन अग्नि उसकी तरफ एक स्माइल करते हुए देखता है और जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, अक्षी उसे इग्नोर कर अक्षरा के दोनों गालों पर किस कर देती है। ये देखकर अग्नि फिर से अपने हाथ से अक्षरा के दोनों गालों को साफ करता है। अक्षी अब फिर से अक्षरा के गाल पर अपने होंठ रख देती है और अग्नि फिर से अक्षरा के गालों पर अपने हाथ रगड़ने से लगता है। यही सिलसिला कुछ 5 मिनट तक चलता रहा। अक्षी अग्नि के घूरते हुए अक्षरा के गालों पर किस करती, लेकिन अग्नि एक स्माइल के साथ अक्षरा के दोनों गालों को अपने हाथ से साफ करने लगता, मानो वो अक्षरा के गालों पर अक्षी की भी छुअन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे जलन हो रही थी जब अक्षी अक्षरा के गालों पर अपने होंठ रख रही थी। अग्नि के गाल रगड़ने की वजह से अक्षरा के गाल लाल हो चुके थे। वो अब अग्नि और अक्षी दोनों को हो देखकर बोली, बंद करो आप दोनों, मेरे गाल अब दर्द करने लगे हैं। ये सुनकर अक्षी और अग्नि दोनों ही अपनी हरकतें रोक देते हैं। अक्षी अग्नि की ओर मुंह बनाते हुए देखने लगती है और फिर अपना चेहरा फेर लेती है। अग्नि अक्षी की ओर देखकर बोला, लिटिल कैट, आज मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ, हम तीनों बहुत मस्ती करेंगे। अक्षी उसके घूरते हुए बोली, मैंने तो आपको अपनी टीम में शामिल ही नहीं किया और न ही मैं आपको हमारी टीम में शामिल होने दूंगी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, अब मैंने आपसे कट्टी भी कर ली। ये सुनकर अक्षी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। ये देखकर अग्नि हैरानी से बोला, लेकिन तुम मुझसे नाराज किस बात से हो लिटिल कैट? अक्षी बिना उसकी ओर देखे बोली,
आपकी वजह से ही तो मम ने मुझे आपके ऑफिस में खूब डांटा था। मैं अभी तक मम की उस डांट को नहीं भूली हूँ। कहते हुए अक्षी अब अक्षरा की ओर देखकर बोली, माछी क्या आप चाचू को हमारी टीम में लेने वाले हो? अक्षरा अपनी तिरछी नजरों से अग्नि की ओर देखकर बोली, बिल्कुल भी नहीं प्रिंसेस, हमारी टीम को हेड अप है, आप खुद डिसाइड करेंगे कौन हमारी टीम में आएगा कौन नहीं। ये सुनकर अक्षी अब अग्नि को चिढ़ाने हुए उसकी ओर देखकर एक डेविल स्माइल करने लगती है और फिर अक्षरा अक्षी को लेकर वहां से ध्रुव और अहाना की ओर चली जाती है। उन दोनों को जाता देख अग्नि खुद से बोला, मुझे तो लगा था ये लिटिल कैट उस बात को भूल चुकी होगी, लेकिन ये तो उसी बात के लिए मुझसे नाराज है। और ये मेरी चेरी, मेरी होकर भी मुझे अपनी टीम में नहीं ले रही। देख लूंगा तुम्हें तो मैं चेरी, और वैसे भी तुम किसी की भी टीम में रहो, तुम्हारा कोच तो मैं ही हूँ। कहते हुए अग्नि भी उन दोनों के पीछे पोछे आ जाता है। ध्रुव अग्नि की ओर देखकर बोला, कहाँ से आ रहे हो तुम? अग्नि बिना किसी भाव के बोला, फार्म हाउस से। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, वहाँ क्या करने गए थे तुम? अग्नि थोड़ा उसके चेहरे की तरफ झुका और ध्रुव के कान में बोला, वही जो आप भाभी के साथ रूम में करते हैं। ये सुनकर ध्रुव अग्नि का कान पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बोला, बहुत जाया जुबान चलने लगी है तेरी। ये देखकर अक्षरा और अक्षी को हंसी आ जाती है। वहीं अहाना ध्रुव को देखकर थोड़े गुस्से से बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए अग्नि का कान। ध्रुव अहाना की ओर देखकर बोला, बीवी तुम्हें नहीं पता ये आजकल कुछ ज्यादा ही बदमाश हो गया है। अहाना उसे घूरते हुए बोली, तो आप कौन सा कम बदमाश है, आपसे ही सारी बदमाशी करना सीख रहा है अग्नि। अग्नि अहाना की बात सुनकर उसकी ओर देखकर बोला, करेक्ट भाभी, मेरे आइडल भाई ही है, उन्होंने मुझे आधे से ज्यादा बदमाशी करनी सिखाई है। ध्रुव ये सुनकर और जोर से अग्नि का कान खींचने लगता है। अग्नि अब धीरे से बोला, भाई क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रहे हो मेरी बीवी का सामने, आप चुपचाप मेरा कान छोड़ दीजिए वरना। ध्रुव उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, वरना क्या कर लेगा तू? अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, वरना मैं भाभी को 5 साल से लेकर अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ आपने वन नाइट स्टैंड की है वो सब बता दूंगा और साथ में उन सभी को भाभी के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। ध्रुव छत से अग्नि का कान छोड़ देता है और धीरे से कहता है, कमीने पहला ऐसा भाई देखा है जो खुद ही अपने बड़े भाई का घर उजाड़ने की धमकी दे रहा है। अग्नि ध्रुव की ओर देखकर एक स्माइल करते हुए जल्दी से उससे दूर हो जाता है और उसे दूर से ही चिढ़ाने लगता है। तभी इनाया बोली, तो क्या सोचा है ध्रुव तुमने, तुम मेरे साथ चलोगे ना? ध्रुव उसकी ओर देखकर बोला, सिर्फ मैं ही क्यों, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। वैसे भी आज सभी घर पर ही है तो सब एक साथ घूमने चलते हैं। ये सुनकर इनाया के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। वहीं अक्षी, अग्नि और अहाना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन अक्षरा सोच में पड़ जाती है। उसे आज सूर्य सिंह से एक बार फिर मिलने जाना था ताकि वो उन्हें अपना डिसीजन बता सके। ध्रुव अहाना की ओर देखकर बोला, बीवी जो भी काम है शाम से पहले निपटा लेना, शाम को एक साथ घूमने जाएंगे बाहर। अहाना ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। ध्रुव भी अब जल्दी से कॉफी पीकर मेंशन से बाहर चला जाता है। वही अक्षी अब इनाया को सबक सिखाने के लिए कुछ सोचने के लिए अपने रूम में चली जाती है और अक्षरा और अग्नि अपने रूम में। इनाया अहाना की तरफ देखकर बोली, अहाना सॉरी, मैंने तुम्हारे सामने ध्रुव से डाइवोर्स की बात की, लेकिन तुम भी एक लड़की हो, मेरी फीलिंग को तुमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। मुझे बस ऐसा लग रहा है अगर ध्रुव ने मुझे और इस बच्चे को नहीं अपनाया तो मुझे खुद को खत्म करना होगा। जैसे ही अहाना ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, तुम ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचना भी मत, भूलो मत, अगर तुम खुद को खत्म करोगी तो तुम्हारे पेट में जो नन्ही सी जान है वो भी। कहते कहते अहाना चुप हो जाती है और फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, इनाया तुम फिक्र मत करो, ध्रुव तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जरूर अपनाएंगे। मैं खुद उनसे बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी। इनाया ये सुनकर मन ही मन अहाना की बेवकूफ़ी पर हंसने लगती है। वही अहाना उसे देखकर अपने मन में कहती है, अगर तुम सच्ची हुई तो ध्रुव तुम्हारे होंगे, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरे ध्रुव का नहीं है। अब अगर तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने में मजा आ रहा है तो क्यों ना मैं भी थोड़े मजे ले ही लूँ। मुझे भी पता चल जाएगा मैं मेडिकल फील्ड के साथ साथ एक्टिंग में भी सही हूँ या नहीं। कहते हुए अहाना इनाया की ओर देखकर प्यार से बोली, तुम अब रेस्ट करो, शाम को जल्दी निकलना है। इनाया हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वहां से चली जाती है। अहाना बहुत ही गौर से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे देखकर वो खुद से बोली, लगता ही नहीं है इसे बेबी की केयर भी है, इतनी बेफिक्री से चल रही है और घर में कौन ही इस पहन कर चलता है। सच में ये लड़की बहुत चालबाज है, मुझे अपने ध्रुव से इसे दूर रखना होगा।
कहते हुए अहाना की गहरी सांस ली है और फिर अपने रूम में जाकर किसी को इनाया की फोटो भेज देती है और उसकी पूरी हिस्ट्री पता करने के लिए कहती है। अहाना अपने फ़ोन को बैग पर रखकर अब मिरर के सामने चली जाती है और खुद को मिरर में देखती हुई कहती है, तैयार हो जाओ अहाना। ध्रुव सिंह चौहान, अब खेल के मैदान में तुम्हारा उतरने का वक्त आ चुका है। कोई खुद को कितना भी शातिर समझे, लेकिन तुम्हें अब खुद को उनके सामने बेवकूफ़ी शो करना है, ताकि बाद में वो बेवकूफ़ बने और तुम शातिर। कहते हुए अहाना एक चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इस वक्त उसके चेहरे पर मानो बहुत ही डेविल एक्सप्रेशन थे और साथ में एक डेविल स्माइल भी। अग्नि के रूम में अक्षरा इस वक्त अपनी ही सोच में गुम थी। उसे पता ही नहीं चला अग्नि कब से उसे आवाज लगा रहा था। अग्नि अब उसके सामने आकर बोला, चेरी, कहाँ खोई हुई जो तुम? कहते हुए अग्नि अक्षरा के कंधों पर अपने हाथ रख देता है। अक्षरा इससे होश में आती है और अग्नि की ओर देखकर कहती है, हाँ कुछ कहा आपने? अग्नि उसे देखते हुए बोला, हाँ मैं बस पूछ रहा था कि बाजार में आलू के भाव कितने हो रहे हैं। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, मैं कौन सा रोज बाजार से आलू लेकर आती हूँ, मुझे क्या पता कितना भाव हो रहा है। पहले तो 40 पर किलोग्राम थे, लेकिन अभी नहीं पता मुझे, रेट अप डाउन होते रहते हैं। अग्नि उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा था, तुमने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? अक्षरा बिना कुछ छुपाए हुए बोली, मैं अपनी ही सोच में गुम थी। अग्नि, और ऐसा क्या सच रही थी तुम कि तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज ही नहीं गई? अब ये सुनकर तो अक्षरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अग्नि की ओर देखती हुई बोली, कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि शाम को हम कहाँ घूमने जाएंगे। आप मुझे ये बताइए क्या आप क्या कह रहे थे? अग्नि बिना किसी भाव के बोला, चेरी मैं तुम्हें आज एक बात देता हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे, वो भी हद से ज्यादा। अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो अभी बता दो, अगर मुझे बाद में कहीं और से ये बात पता चली तो सच बता रहा हूँ, मैं क्या कर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। अक्षरा तुरंत बोली तारांकन में, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ अग्नि, आप बेवजह ही शक कर रहे हैं। अग्नि अक्षरा के चेहरे पर झुककर बोला, मुझे अच्छा लगेगा आकर मेरा ये शक करना बेवजह है तो, लेकिन चेरी अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात को सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम एक बार शेयर तो करो मुझसे। कहते हुए अग्नि की आवाज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ है एक बात जो आपसे छुपा रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहती। अग्नि उसके पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में थामकर बोला, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने दिल में मुझे छोड़कर जाने का ख्याल कभी मत लेकर आना। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि की आंखों में देखने लगती है, जिनमें उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। अक्षरा अग्नि की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसके हाथ से अपना हाथ छूटा कर बेड से खड़ी होकर बिना उसकी ओर देखे बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। कहकर अक्षरा सीधा वॉशरूम में चली जाती है और अग्नि उसे ऐसे जाते देख गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेता है। उसे अक्षरा का ऐसे उसकी बात को इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से खुद से कहता है, चेरी अगर तुम मुझसे दूर गई तो अच्छा नहीं होगा, आई विल बर्न होल वर्ल्ड फॉर यू। और मुझे पता है कहीं ना कहीं वो सूर्य इन सब के पीछे है। पहले उसने अहाना भाभी को ध्रुव भाई से दूर किया और अब वो तुम्हें मुझसे दूर करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि मैं उसके सामने भाई की तरह ही अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाऊं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, क्योंकि तुम ही तो जीने की वजह हो मेरी। अगर तुम दूर चली गई तो ये अग्नि के जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी, और मैं अभी खुद को खत्म नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आबाद होना चाहता हूँ। कहते हुए अग्नि के चेहरे पर अक्षरा के लिए साफ साफ जुनूनियत झलक रही थी और साथ ही अक्षरा के लिए ऑब्सेशन भी। वही मुंबई एयरपोर्ट, एक 30 साल का लड़का अपने जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, वो बड़े ही एटीट्यूड से चलता हुआ आ रहा था। उसके पीछे ही उसके 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। भूरी भरी आंखें, कलाई पर बना डबल ए लेटर का टैटू जिसे हार्ट शेप के अंदर डिजाइन किया हुआ था, और उसकी वो दमदार पर्सनैलिटी जो उस पूरे एयरपोर्ट की लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो लकड़ा पार्किंग एरिया में आया और तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने जैसे ही फोन पर शो हुए नाम को देखा, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो कॉल पिक करके बोला, हाय डैड, मैं मुंबई एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, सीधा अब आपके पास आ रहा हूँ। उधर से इस लड़के का डैड बोला, मुंबई में तुम्हारा फिर से वेलकम है बेटा, लेकिन इस बार तुम मरने तो नहीं वाले ना।
ये सुनकर वो लड़का हंसते हुए बोला, ओ डैड, आप भी ना पुरानी बातें। इस बार मैं मरने नहीं मारने आया हूँ आपके ही दोनों जवानों को। ये सुनकर वो सामने वाला शख्स की हंसी बढ़ जाती है और वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, मुझे पता है तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो तुम्हें वापस यहाँ बुलाया है। अब आज से ही अपना खेल शुरू कर देना। सुना है मैंने तोता मैना के जोड़े आज शाम को घूमने निकलने वाले हैं। ये सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, तो फिर मैं भी शाम को उसे सरप्राइज दूंगा, मुझे देखकर वो अपने पति को भी भूल जाएगी। कहते वो शख्स अब हंसते हुए कॉल कट कर देता है और कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।